हेलो चैंपियंस। तो आज हम लिबर्टी का क्लास 12 लिबर्टी का फिजिक्स का जब पेपर 2 जिसका पार्ट है जिसमें 50 एमसीक्यू आज उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे साथ सर आएंगे और इसका आज हम दी एंड करेंगे। आइए सर, तो ये वाला जो पेपर इसका आज हम सॉल्व कर देंगे। चलिए सर। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिबर्टी का पेपर नंबर 2, राइट। ले स्टार्ट फ्रॉम एमसीक्यू नंबर 1, राइट। Everyone is ready? Okay. Look here, first MCQ. In conducting wire A, current flows from east to west direction. What is given in current in conducting wire A? This is wire A. Current flows from east to west direction. Where current is flowing from east to west means, look here, east, west, north, south. East to west means this direction. Current is flowing in this direction. And in conducting wire B, current flows from west to east direction. West to east means this direction. IB, this is current IA. Here current are in opposite direction. One current is this direction and second current is in this direction, right? तो क्या हो रहा है इधर, ये दोनों करंट की डायरेक्शन पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? तो कौन सी डायरेक्शन है? एंटी पैरेलल, बराबर। तो एंटी पैरेलल है तो ये दोनों ऑप्शन में से क्या आ सकता है? अट्रैक्ट ईच अदर, रिमेन इन द सेम पोजीशन, रिपेयर ईच अदर, वायर रिवॉल्व अराउंड वायर। तो क्या आता है इसमें, जब करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी तो क्या होता है? अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या है, करंट की डायरेक्शन एंटी पैरेलल, अगर पैरेलल है तो अट्रैक्शन, एंटी पैरेलल है तो क्या आएगा? ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इसमें क्या आंसर आएगा फर्स्ट एमसीक्यू में? ऑप्शन सी, बराबर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम आगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट। चलो फटाफट अभी आप ट्राई करो, चैट बॉक्स में लिखो इसका आंसर क्या आता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आएगा आंसर? क्या आता है आंसर? सबने लिखा है चैट बॉक्स में? यस, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा है। आंसर इज डी, बिस्मथ, वेरी गुड। विच ऑप्शन इज राइट हियर? ऑप्शन डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन नहीं है? तो बिस्मथ, राइट। नाउ we move towards question number 3. ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट कौन सा है? चलो फटाफट चैट बॉक्स में बताओ क्या आता है यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कौन सा आएगा मैग्नेटाइजेशन का यूनिट? मैग्नेटाइजेशन की फॉर्मूला क्या आती है? आई बाई, क्या आएगी फॉर्मूला? फटाफट बताओ क्या आता है आंसर? एम्पियर पर मीटर। क्या आएगा आंसर? एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, ये भी कौन आंसर का आंसर क्या आएगा? एम्पियर पर मीटर, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू, for electrostatics Gauss law is E dot ds, sigma E dot ds equal to q by epsilon naught. We already know about this. In first chapter we study about Gauss law, which is equal to E dot delta s equal to q by epsilon naught. Whereas for magnetism Gauss law B dot delta s is equal to, Gauss law for magnetism क्या आता है? B dot delta s is equal to, बोलो फटाफट, सबको आता है ये? चैट बॉक्स में लिखो आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि ऑप्शन ए आ सकता है, सबका आंसर राइट है, नाइस। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए, बी डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर मैग्नेटाइजेशन होगा तो क्या आएगा आंसर? बी डॉट डेल्टा एस इक्वल टू 0, बराबर। नेक्स्ट, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। M12 इसको कैसे रीड करते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, राइट। तो ऑप्शन में क्या आएगा? डिक्रीज इज वेयर दे आर ब्रॉट नियरर, increase is where one of them is rotated about an axis, depends on the current, नहीं तो क्या आएगा? is the same as M21 of coil 2 with respect to coil 1। तो क्या आंसर आ सकता है इसमें? आप बता सकते हो? चलो फटाफट आंसर देखो, बोला बताओ चैट बॉक्स में क्या आंसर आ सकते हैं। यस, वेरी गुड, क्या आंसर आएगा? डी। क्या आ सकता है इसमें? M12 is equal to M21, mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2 is equal to mutual inductance of coil 2 with respect to 1, right। समझ में आया इतने एमसीक्यू अभी तक? नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Look here, question number 6. A horizontal straight wire 10 meter long
extending from east to west. What is given here? Length of wire 10 meter long, east to west. 10 meter long, L is equal to 10 meter, right? East to west is falling with a speed of 5 meter per second. Speed V equal to 5 meter per second. At right angles. Right angles means theta is equal to 90 degree to the horizontal component of the Earth's magnetic field. Earth magnetic field B is equal to 0.30 into 10 raised to minus 4. Right? What is the instantaneous value of EMF induced in the wire? What we have to find here? EMF. Which formula we can use? E is equal to BVL sin theta. But here theta equal to 90 degree. Sin 90 is equal to 1. Putting value of BV and L. What is the answer? Look here. 0.30 into 10 raised to minus 4. V is equal to 5. L is equal to 10. Simplify karo 30 by 100 into 10 raised to minus 4 into 5 into 10. What is the answer? 5 3s are 15. 15 into 10 raised to minus 4 watt. But here unit is 0 watt, 1.5 microwatt, 1.5 milliwatt and 1.5 watt. What we can write here? 15 into 10 raised to minus 4 watt is equal to 1.5 into 10 raised to minus 3 watt. Can we write like this? 1.5 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3 means milliwatt. What is our answer? 1.5 milliwatt. What is option here? C. Right option is right. Understand? Next question. SI unit of time rate of change of magnetic flux. Only magnetic flux. तो हमें क्या लिखना है? वेबर. कभी कभी ये एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम में आता है. क्या लिखा है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पूछे तो क्या लिखना है? हमें सिंपल वेबर. बट हियर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या होता है? डेल्टा फ्लक्स. टाइम रेट ऑफ मतलब डिवाइड बाय डेल्टा टी. तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी किसकी फॉर्मूला है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल. तो ई होगा. तो ई का यूनिट क्या होता है? वोल्ट. तो व्हाट इज आवर आंसर हियर इन दिस एमसीक्यू? ए ऑप्शन इज ए. राइट. आंसर क्या आएगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट इज EMF and EMF unit of EMF is watt. What is our answer here? Watt. Right? समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आ गया? वेरी गुड. चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8. देखो ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आ चुका है, सबको पता ही है. एग्जांपल है, एग्जांपल में आ चुके हैं ऑलरेडी. फटाफट चलो सॉल्व करके दिखाओ मुझे. चैट बॉक्स में भेजो आंसर. इसका क्या आता है? सॉल्व करके बताओ मुझे. मैं देखता हूँ किसका आंसर आ जाता है. फटाफट चलो स्पीड में. अरे वाह, अभी तक 4 स्टूडेंट ने भेज दिया आंसर. और भेजो जल्दी फटाफट, फास्ट. वेरी गुड. बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी से भेज रहे हैं. नाइस, वेरी गुड. आगे आंसर तो देखते हो अभी कैसे करते हैं इसका आंसर. क्या यहाँ पर क्या लिखा है? कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल. पेडल्स ऑफ बाइसिकल अटैच्ड टू 100 टर्न कॉइल. नंबर ऑफ टर्न्स n is equal to given 100 of area. Area means capital A. Area equal to 0.10 meter square. The coil rotates at half a revolution per second. Half revolution per second means omega is equal to 1 by 2 revolution per second, right? Revolution per second means 1 revolution equal to, suppose this is 1 revolution. If 1 revolution is completed, then what is angle? 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 1 complete means 2 pi radian, right? Then what we can write here? 1/2 into 2 pi radian. We convert this omega into radian per second, right? 1/2 into 2 pi radian per second. Area given, half of revolution per second. Uniform magnetic field, and it is placed in uniform magnetic field of 0.01 Tesla. Magnetic field B equal to 0.01 Tesla, right? Perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated between the coil? क्या हमें फाइंड करना है? मैक्सिमम EMF, Emax. Which formula? NAB omega. राइट, सबको पता है ये फॉर्मूला. देखो n कितना दिया है? 100. एरिया 0.10, मैग्नेटिक फील्ड 0.01, ओमेगा 1/2 into 2 पाई. राइट, जल्दी से फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. इसमें क्या आता है आंसर? Emax क्या आएगा? फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे. चैट बॉक्स में भेजो. चलो फटाफट देखता हूँ किसका आंसर आ जाता है. जल्दी, आज हमें जल्दी करना है, फटाफट फास्ट करना है. ये जो पेपर है जल्दी सॉल्व करना है, तभी हम दूसरे पेपर भी आगे जल्दी से कर पाएंगे. जल्दी बोलो क्या आता है आंसर इसका. सॉल्व कर दिया सबने? क्या आएगा? 0.314 वोल्ट. बराबर, कैलकुलेशन करो, बहुत इजी है, आ जाएगा. चलो आगे क्वेश्चन नंबर
9। क्या है क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, एग्जाम्पल ही है। देखो क्या है, a wheel with 10 metallic spokes each 0.5 मीटर लॉन्ग। कितने स्पोक है टोटल? 10। एक स्पोक की वैल्यू कितनी है? 0.5 मीटर। तो टोटल कितने हैं? टोटल 10। तो 10 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा? 0.5। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 10 इंटू 5/10 इज इक्वल टू क्या होगा? 5। बराबर। तो लेंथ हमें मिल गई। इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा इक्वल टू क्या है? 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अभी हमने कन्वर्ट किया था, रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है 2 पाई रेडियन में, तो कैसे कर सकते हो हम? 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। In a plane normal to the horizontal component of the Earth's magnetic field at a place, here magnetic field B 0.4 into 10⁻⁻⁴ Tesla at the place. What is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? क्या फाइंड करना है हमें? EMF। कौन सी फॉर्मूला है EMF की? फॉर्मूला E is equal to half B omega square into L, राइट? L है 5, B है हमारे पास 0.4 into 10⁻⁻⁴, ओमेगा भी हमारे पास है 2 इंटू 2 पाई। बराबर, समझ में आ रहा है? फटाफट सॉल्व करो, चलो कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आता है आपका। यही फॉर्मूला है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये न्यूमेरिकल में, यही सेम एमसीक्यू है। देखो कितना आता है आंसर, जल्दी करो फटाफट फास्ट। कितना आया? सबका आंसर आ गया। क्या आता है? 6.28 इंटू 10⁻⁵ वॉल्ट। बराबर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Look here, question number 10. क्या है क्वेश्चन नंबर 10? इन एन आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आइडियल का मतलब क्या है? आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है? आइडियल मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। समझ में आता है इतना? आइडियल का मतलब क्या है? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन एक्सरे मशीन। इनपुट वोल्टेज इज 240 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज, सिंबल ऑफ इनपुट वोल्टेज हियर इज VI इज इक्वल टू 240 वोल्ट and output voltage is 480 kilowatt. Output voltage VO 480 kilowatt. If there are 100 turns in its primary coil and the current of 10 ampere flows through primary, current in primary coil मतलब II मैं लिख रहा हूं, तो क्या आएगा आंसर? इसका क्या सिंबल है? II इक्वल टू 10 एम्पियर flows through primary. What is the output power of this transformer? क्या फाइंड करना है मुझे? आउटपुट पावर। तो मुझे इनपुट पावर इधर पता है, पावर की फॉर्मूला क्या होती है? V इंटू I। इनपुट पावर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? VI इंटू II, राइट? VI is equal to 240, II is equal to 10, means 2400. Power, input power is equal to 2400 watt. What is the question? Look here. What is the output power of this transformer? Output power is equal to input power here. So we can write PI is equal to PO, means 2400 watt. What is our answer here? 2400 watt. समझ में आया सबको? Very good. बहुत easy question है, समझ में आ रहा है? अभी आपको घर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में समझ में आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 11। इन सीरीज RLC LC सर्किट एट रेजोनेंस, क्या दिया यहाँ पर? एट रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या है? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट सी। पता है आपको? XL इज इक्वल टू XC। XL मतलब क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों जब सेम होते हैं वो कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस। फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। चलो फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन, ओनली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही लिखनी है इसमें। कौन सी फॉर्मूला आती है? जल्दी बोलो फास्ट, फटाफट, 1 सेकंड में सबके आंसर आ जाने चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिए। क्या आता है आंसर इसमें? Z। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है? सिंबल क्या है? Z इज इक्वल टू R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, नॉट XC² माइनस XL स्क्वायर, हियर XC माइनस XL होल स्क्वायर, राइट? तो आंसर क्या आता है इसमें? ऑप्शन बी, R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। वेरी गुड, समझ में आया? अभी तक क्वेश्चन कितने एमसीक्यू हमारे हो चुके हैं? देखो 11 एमसीक्यू हो चुके हैं। किसी को भी कोई डाउट है 11 एमसीक्यू में तो चैट बॉक्स में भेज सकते हो, मैं अभी आपको सॉल्व करके फिर से बता सकता हूँ। आपको कोई भी नहीं आता है तो बोलो, कोई क्वेरी है? 2 मिनट देता हूँ आपको, जल्दी से चैट बॉक्स में भेजो। नो क्वेरीज? अरे वाह, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं फास्ट। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट? कौन सा इक्वेशन करेक्ट नहीं है वो हमें लिखना है यहाँ पर। देखो क्या आ सकता है इसमें, सोचो बराबर फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑप्शन ए देखो, E डॉट DA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस फॉर्मूला।
Which formula here? This formula is of Gauss law. E dot dA equal to Q by epsilon naught. It is correct. E dot dl equal to d phi by dt means d phi by dt सिंबल किसका है? d phi by dt EMF. तो E dot dl equal to voltage पोटेंशियल, तो वो भी सही है. B dot dA equal to म्यू नॉट I. dl लिखा है, B dot dA equal to म्यू नॉट I नहीं आता है. B dot dl is equal to आता है म्यू नॉट I, एम्पियर सर्किटल लॉ. समझ में आ रहा है? तो कौन सा इनकरेक्ट हो सकता है यहाँ पर? ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन डी, लुक हियर ऑप्शन डी, B dot dl equal to म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ये किसका इक्वेशन है? बताओ फटाफट चैट बॉक्स में, किसको लगता है ये कौन सा आंसर हो सकता है इसमें? आंसर तो सी है. तो डी किसका है? B dot dl equal to म्यू नॉट IC डिस्प्लेसमेंट करंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है, मतलब ये इक्वेशन भी सही है. तो राइट आंसर क्या आता है इसमें? Answer, right answer is option C, because what is our question? Which one of the following equation is not correct? Not correct means this is not correct equation, right? So what is our answer here is C, right? Okay, very good. Next question, question number 13. A plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travels in free space along the x direction at particular point in space and time. T is equal to 6 J cap volt per meter. What is given here? Electric field 6 J cap volt per meter. 6 is given, right? Electric field. What is the magnitude of B? B means magnetic field. What we have to find here? Magnetic field. Which formula we can use? Look here. Electromagnetic wave. Characteristics of electromagnetic wave. In electromagnetic characteristics, we already studied about this formula. Which formula here? E by B is equal to C. Electromagnetic wave. Then speed of electromagnetic wave is speed of light. 3 into 10 raised to 8. Use this formula and find the answer. जल्दी से फाइंड करो, चैट बॉक्स में भेजो आंसर. मुझे क्या आता है इसका आंसर? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें. मैग्नेटिक फील्ड B को सब्जेक्टिव बना दो पहले. तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा? E by C. E इक्वल टू 6. C इक्वल टू 3 into 10 raised to 8. 6 by 3 means 2 into 10 raised to minus 8. ऑप्शन है यहाँ पर देखो, ऑप्शन इज A. 2 into 10 raised to minus 8 टेस्ला. समझ में आ गया सबको? अरे वाह, वेरी गुड. Next question, question number 14. Zircon is a transparent material used in jewelry instead of diamond as it is cheap. ज्वेलरी में किसका यूज हो रहा है? यहाँ पर लिखा है zircon instead of diamond because it is cheap. The refractive index of diamond and zircon is, refractive index of diamond is given 2.419 and the refractive index of zircon is given 1.923 respectively, right? When a ray of light enters from air into zircon, here किसके बारे में हमें बताया है? एयर टू zircon, नॉट डायमंड. डायमंड नहीं लिखा है तो हमें यूज किसका करना पड़ेगा? zircon. फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन zircon. क्वेश्चन भी किसके बारे में पूछा है? zircon के बारे में. तो हमें zircon का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका यूज हम करेंगे. इसका सिंबल मैं लिख रहा हूं NZ. NZ इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 1.923, राइट? देन व्हाट इज स्पीड ऑफ zircon means V. We have to find here V. And which formula we can use? N is equal to C by V. Make subjective V. V equal to C by N. Putting value of C and N. फाइंड द आंसर. फटाफट टेक्स्ट बुक में, चैट बॉक्स में भेजो क्या आता है आंसर इसका. जल्दी से भेजो फास्ट. सबका आ गया आंसर? कितना आता है आंसर इसमें? क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज आंसर? 1.56 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड. शाबाश, सबने आंसर दे दिया. वेरी गुड, बहुत अच्छा सा, बहुत कुछ आता है आपको. वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. लुक हियर. जो कल जो हमने पेपर एक किया था उसमें भी ये सेम आया था, यही इसके जैसा. ये देखो यहाँ पर फिर से एक बार. स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर. व्हाट इज गिवन हियर? 144 सेंटीमीटर लेंस ऑफ फोकल लेंथ. किसकी फोकल लेंथ है? ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब FO is equal to 144 सेंटीमीटर. एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर. FE is equal to 6 सेंटीमीटर. व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? मैग्नीफाइंग पावर. इसकी फॉर्मूला क्या है? FO by FE. 144 by 6. फटाफट बोलो क्या आंसर आएगा इसमें? 144 by 6 करो, क्या आता है आंसर? 1 6 2 12 2 4 6 4 24. 24 आएगा आंसर, ऑप्शन सी. समझ में आया? इधर सब एमसीक्यू समझ में आ गया 15 तक. चलो जिसको समझ में आ गया फटाफट अभी फायर का इमोजी भेजो. मैं देखता हूँ किसको समझ में आ गया है. अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है, सबको समझ में आ गया. अरे वाह, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 16. डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55. क्या दिया हमें यहाँ पर? ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 1.55, राइट? विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की सेम है, वही हमें फाइंड करना है. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ टू बी 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर.
कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला ही है इसमें, r इज इक्वल टू 2f इंटू n माइनस 1, बराबर। अगर सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या आएगा इसमें? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2f इज इक्वल टू 20, n इक्वल टू 1.55 माइनस, क्या आएगा आंसर? 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। चलो कैलकुलेट करो फटाफट, आंसर बोलो क्या आ सकता है इसमें आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, अभी मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, आंसर दाओ कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या आएगा इसमें आंसर? 22 सेंटीमीटर, राइट। समझ में आ गया सबको? अभी क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पोलराइजेशन वाला टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स में आता है लास्ट में वो। अ पोलराइज्ड शीट P2 इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स P1 एंड P3। दो पोलराइड है हमारे पास, तो दोनों के बीच में एक P2, देखो सीट P2 इज रोटेटेड, दोनों के बीच में एक P2 सीट है, उसको रोटेट करना है। सपोज ये P1 है, ये P3 है, ये है P2, बराबर। बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स P1 एंड P3, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ P1 एंड P2, P1 एंड P2 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? इधर थीटा एंगल है। द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम फॉर थीटा। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑलरेडी आप लोगों ने ये क्वेश्चन एग्जांपल में पढ़ा है, तो इंटेंसिटी की फॉर्मूला क्या आती है इसमें पता है आपको? माइनस लो पता है आपको, आई इक्वल टू क्या आता है? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। लेकिन वो किसके लिए? एक ही पोलराइड है, तो इधर तो क्या हुआ, इधर रोटेट हो रहा है, तो एंगल कितना बनेगा? फिर से आगे जाएंगे हम, तो इंटेंसिटी I2 में फाइंड करता हूं, तो क्या आएगा? I1 इंटू आई कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह क्या आएगा? यहाँ पर I1 की जगह मैं लिख रहा हूँ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन उसकी कोई फॉर्मूला अभी हमें पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, तो इधर भी 4 लिख देता हूँ, या आई नॉट बाई 4 ऐसे ही लेने देता हूँ। ये इसके किसकी फॉर्मूला है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये किसकी फॉर्मूला होगी? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसकी फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा की फॉर्मूला है। तो हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी? अभी यहाँ पर देखो आई नॉट बाई 4 साइन 2 थीटा, बराबर। साइन 2 थीटा हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन हमारा क्या है? ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम फॉर थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मतलब कितनी होती है? साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी? 1 होती है साइन 2 थीटा की, तो इधर क्या आएगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 90, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 90 बाई 2, तो आंसर कितना आएगा? 45 डिग्री, बराबर। समझ में आया क्वेश्चन का आंसर? तो मैक्सिमम किसके लिए होगा? थीटा इज इक्वल टू जब 45 होता है तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम। समझ में आया? वेरी गुड, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18, फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस किसको बोलते हैं? पता है सबको? कोहेरेंट सोर्स मींस किसको बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स जिसके फेस सेम होते हैं, दोनों कोहेरेंट सोर्स के फेस अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स, बराबर। तो कोहेरेंट सोर्स, टू कोहेरेंट सोर्सेस वाइब्रेटिंग फेस मतलब फेस सेम है उसके, फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट whenever the path difference is blank constructive interference occurs, means what we have to write here? Condition for constructive interference. Anyone knows about this? Write down the answer in chat box, I will check. Very good, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, जल्दी लिखो। और क्या आता है आंसर? वेरी इजी, ओनली आंसर लिखना हमें। क्या आएगा आंसर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसकी कंडीशन कौन सी है? एन लैम्बडा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? एन लैम्बडा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सपोज इधर कंस्ट्रक्टिव की जगह कभी कभी एमसीक्यू अगर चेंज कर दिया, ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2025 का है, अभी तो 26 का पेपर आने वाला है, तो सपोज उसमें क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकते हैं, तो चेंज करके पूछने के तो इधर लिखा है सपोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसके लिए क्या आ सकता है? कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बाकी सब सेम रखा, सिर्फ एक ही चीज चेंज कर दी, कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव लिख दिया, तो आंसर क्या आएगा बता सकते हैं आप? जल्दी से भेजो चैट बॉक्स में क्या आएगा। तो सपोज मैंने इधर डिस्ट्रक्टिव लिख दिया, तो वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं अभी चैट बॉक्स में, नाइस। सबका आंसर आ रहा है, कितना आता है? तो उसमें आंसर आएगा 2n + 1 लैम्बडा बाई 2 मींस ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव दे दिया तो हमें क्या लिखना है? n + 1/2 इंटू लैम्बडा, राइट। अभी n लैम्बडा आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव, तो हमें क्या लिखना है? n + 1/2 इंटू लैम्बडा, बराबर। ऐसे भी क्वेश्चन में ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेम एमसीक्यू कभी आएंगे नहीं, चेंज करेंगे तो ऐसा आ सकता है, बराबर। समझ में आया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लुक हियर, फाइंड द स्पीड ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन।
whose momentum is equal to the momentum of a photon of wavelength. Wavelength lambda is given 500 नैनोमीटर. नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या आता है 10⁻⁹ आएगा. क्या फाइंड करना है हमें? स्पीड v फाइंड करनी है हमें. देखो यहाँ पर मोमेंटम किसके मोमेंटम के इक्वल है? फोटोन के. तो हमें कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv यूज कर सकते हैं हम. तो v इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? h बाय m इंटू लैम्डा. h हमें पता ही है प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.625 इंटू 10⁻34. मास मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.11 इंटू 10⁻31 and lambda is given 550 into 10⁻9. right? Now calculate the answer of this given equation. फटाफट लिखो चैट बॉक्स में क्या आता है आंसर. जल्दी लिखो फास्ट. वी विल चेक. हम चेक करें किसका आंसर जल्दी आ जाता है. देखते हैं कौन फटाफट ध्यान दे रहा है यहाँ पर. जल्दी करो फास्ट. अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट इधर ही देख रहे हैं. सबको समझ में आ रहा है. इसका मतलब है कि ये सब एमसीक्यू सबको समझ में आ रहा है. वेरी गुड. अरे वाह, नाइस. क्या आंसर आता है इसका? इसका आंसर आता है 1455 मीटर पर सेकंड. बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर राइट दे दिया है. मतलब सब लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं. सबको समझ में आ रहा है. अरे वाह, वेरी गुड. चलो फटाफट इमोजी भेज दो. फायर की इमोजी भेजो जिसको सब समझ में आ गया. अभी तक एमसीक्यू 19 तक समझ में आ गया वो. इफ यू हैव एनी डाउट, आस्क योर क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू कैन आस्क. सबको समझ में आ गया. वेरी गुड. चलो आगे देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है. द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 watt. What here given? 1.5 watt. क्या है कट ऑफ वोल्टेज? कट ऑफ वोल्टेज मतलब V0. V0 is equal to 1.5 watt. What is the maximum kinetic energy? क्या फाइंड करना है यहाँ पर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब Kmax. राइट? तो Kmax इक्वल टू क्या है कि फॉर्मूला? Kmax is equal to EV0. V0 मतलब 1.5 EV. अभी हमें क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है जूल में, क्योंकि हमें आंसर किसने पूछा है. देखो यहाँ पर ऑप्शन हमें देखना पड़ता है. यहाँ पर EV भी है, ये भी है, जूल भी है, जूल भी है. तो इधर तो ईवी में पूछा है डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.5 ईवी. इधर कोई जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हियर ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन. सो वी कैन राइट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्टली. अगर लेकिन जूल में पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. समझ में आया सबको? वेरी गुड. चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. कौन सा है क्वेश्चन नंबर 21? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज. क्या क्वेश्चन है? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी है हमें. किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी है? वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन पता है सबको? इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? कोई भी मेटल प्लेट में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें उसको देनी पड़ती है, एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं. तो वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी होती है. तो एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगी वही वर्क फंक्शन की होगी. तो वर्क फंक्शन एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला. तो एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सी है? m1l2 t-2. तो आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन सी m1l2 t-2, because work function is equal to energy and dimensional formula of energy is m1l2 t-2. समझ में आया सबको? वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. फॉर अ गिवन मैटर द कंडीशन फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अभी हमने बताया वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए, इसके अलावा दूसरा भी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. वो सेकंड कंडीशन है. तो अभी इसमें देखते हैं क्या आएगा. देखो वर्क फंक्शन की फॉर्मूला कौन सी है? HF0. बराबर. और सिर्फ मैं फाई लिखता हूं तो क्या आएगा? HF. बराबर. अभी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए. जो फ्रीक्वेंसी है वो F ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. बराबर. वो हमें पता है तो ही मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन एमिट बाहर होगा, नहीं तो नहीं होगा. बराबर. सबको पता है. तो अभी देखो यहाँ पर तो ये जो है हमें लिखा है Φ0 इक्वल टू HF0. तो इस पर से मैं F0 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? Φ0 बाय H लिख सकता हूँ. तो इधर मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ F0 की जगह Φ0 बाय H, तो मेरे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है. देखो ये जो लिखा है ना न्यू को ही क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन Φ0 बाय H, ये हमारा ऑप्शन आ गया आंसर. तो क्या आता है इसमें आंसर? ऑप्शन डी. अगर फ्रीक्वेंसी Φ0 बाय H से ज्यादा है तो ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है कंडीशन वो सेटिस्फाइड हो सकती है. समझ में आया सबको? वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. What is the de Broglie wavelength of a dust particle of mass 1 into 10⁻⁹ किलोग्राम. बराबर. क्या दिया हमें यहाँ पर? मास ऑफ डस्ट पार्टिकल. डस्ट पार्टिकल का मास कितना दिया है? 1 into 10⁻⁹ kg, ड्रिफ्टिंग विद अ स्पीड ऑफ 2.2 मीटर पर सेकंड. v is equal to 2.2 मीटर पर सेकंड. क्या हमें फाइंड करना है यहाँ पर? डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv. वेरी इजी. फटाफट फाइंड करो. चैट बॉक्स में देखो, भेजो आंसर. मैं चेक कर रहा हूँ किसका आंसर आ रहा है, कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं. फटाफट फास्ट जल्दी से भेजो.
अगर आप जल्दी से भेजोगे तो हम फटाफट दूसरे 3 पेपर 4 पेपर फटाफट फास्ट में अपलोड करूंगा आपके लिए जल्दी से। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर सॉल्व कर लिया है। क्या आता है आंसर, जल्दी बोलो, क्या आता है इसमें आंसर? 3 × 10⁻25 मीटर, यूनिट ऑफ लैम्ब्डा इज मीटर, हियर 3 × 10⁻25 मीटर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -E, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? जल्दी से आंसर भेजो चैट बॉक्स में, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला ही सिर्फ है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आता है आंसर, जल्दी से सोचो और बताओ क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या आएगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी इसकी इलेक्ट्रॉन की, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें दिया है -E, बराबर, हमें पता ही है K इक्वल टू क्या आएगा, -E। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो -E आएगा, पता है सबको, बहुत सारा, वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन व्हेन द इंपैक्ट पैरामीटर इज 0, इंपैक्ट पैरामीटर मतलब B, जब B इक्वल टू 0 होता है, देन अल्फा पार्टिकल द स्कैटरिंग एंगल थीटा अप्रोक्सीमेटली, इसका सिंबल का मतलब क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, ब्लैंक रेडियन, बराबर। देखना यहाँ पर, जब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में जो दिखता है क्वेश्चन में डिग्री लिखा है या कौन सी डिग्री लिखा है, इधर डिग्री लिखा है तो 180 आएगा, रेडियन लिखा है तो क्या आएगा आंसर इसमें, पाई, बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू, जब पाई होता है, पाई मतलब क्या है, जैसे ही हमने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किया, हेड ऑन कोलिजन हुआ, फिर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे फिर से आ गया, बाउंस बैक, बहुत कम आते हैं, आपको पता ही है, बराबर। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, जब एंगल 90 डिग्री से आगे गया फिर से आ गया इधर, तो कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री, तब क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर में हेड ऑन कोलिजन होता है, मतलब इंपैक्ट पैरामीटर 0 होता है, बराबर। समझ में आया, तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, तभी ये इंपैक्ट पैरामीटर 0 होता है। समझ में आया सबको, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है अभी यहाँ पर, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कहाँ पे जाना हमें, एनर्जी कहाँ, किसमें फाइंड करनी है, एनर्जी की फॉर्मूला कौन सी होती है यहाँ पर, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पता है सबको। एनर्जी की फॉर्मूला क्या लिखा है, एक्साइटेड एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या लिखना है, n इक्वल टू 1 से जाना है, कहाँ पर, n इक्वल टू 2, तो दोनों के एनर्जी का डिफरेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आता है इसमें, -10.2, इसमें आंसर क्या आएगा यहाँ पर, प्लस, हमें एनर्जी कितनी देनी है वो लिखना है, तो ऑप्शन में क्या आएगा आंसर, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। आंसर क्या आता है इसमें, दोनों का डिफरेंस लिखा है, n इक्वल टू पहले 1 लिखो, 2 लिखो, एनर्जी फाइंड करो, डिफरेंस, बराबर। समझ में आ रहा है सबको, जल्दी से जिसको समझ में आ गया वो फटाफट फायर की इमोजी सेंड करो, मैं देखता हूँ किसको समझ में आ रहा है इधर। वाह, बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है फायर की इमोजी, सबको समझ में आ रहा है, वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो अभी आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट 3 स्टेबल ऑर्बिट्स एज पर द बोर थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर थियरी किसके, हाइड्रोजन एटम में जो है बोर थियरी, उसमें रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। अगर एनर्जी होगी तो क्या होगा, 1/n²। अभी हमने फॉर्मूला देखी, रेडियस के लिए क्या है, r प्रोपोर्शनल टू n²। लुक हियर, फर्स्ट 3 स्टेबल ऑर्बिट्स, 3 स्टेबल मतलब सपोज r1 लिखता हूं मैं तो क्या आएगा 1², r2 लिखता हूं तो n इक्वल टू 2 तो क्या आएगा 4, r3 लिखता हूं तो क्या आएगा 3², n की जगह 3 तो क्या आएगा r3 9, r2 4, r1 1, तो उसका रेशियो हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, r1 r2 r3 करते हो तो क्या आएगा 1:4:9। समझ में आया सबको, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम क्या है, कौन से बेस क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में भेजो, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए इसका। तो अभी क्या आता है, अरे वाह, सबने आंसर दे दिया फटाफट, कौन सा आंसर आता है इसका, आइसोटॉप। ड्यूटेरियम ट्रिटियम क्या है, एक दूसरे के आइसोटॉप, हाइड्रोजन है उसके आइसोटॉप से ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, बराबर, नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, देखो, फॉर न्यूक्लियस ऑफ व्हिच एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम। कौन से बेस क्वेश्चन है, जो हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर का ग्राफ, जो एनर्जी वो थियरी हमने पढ़ी थी उसमें ऐसा ग्राफ था, आपको पता हो तो, याद आ रहा है ऐसा कुछ, तो इसमें देखना है आपको, ये ग्राफ में याद करके बोलो फटाफट। उसमें क्या आता था, मैक्सिमम, क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन क्या लिखा हमें, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम। किसके लिए मैक्सिमम आ रही थी, कार्बन के लिए आ रही थी, नो, आयन के लिए आ रही थी, यस, किसके लिए आ रही थी, Fe, Fe मतलब आयन, आयन के लिए क्या आ रही थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मैक्सिमम फॉर Fe, बराबर। सबको पता है Fe 56 के लिए एटॉमिक मास नंबर पता है ना आपको, उसके लिए सबसे ज्यादा है। बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद आगे जाएंगे तो फिर से चेंज होता है, बराबर, पता है सबको,
वेरी गुड, इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी, आयरन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30। कल भी हमने किया था ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, बराबर। कौन सा क्वेश्चन है? कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इसमें क्या करना है, सोच के बोलो, जल्दी से भेजो चैट बॉक्स में। कौन भेजता है? कल किया ही था हमने सेम। क्या करना है यहाँ पर फिर से, चलो अभी मैं ही बता देता हूँ। देखो फटाफट, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है तो फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या आता है, 236 92, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर क्या है, 144 ऑलरेडी गिवन, 3 into 10n मतलब 3 न्यूट्रॉन, 3 + 144 मतलब क्या दिया है, 147 तो हमारे पास हो चुका है। क्या बाकी है अभी? ओनली 236 में से अगर मैं उसको माइनस करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा। 236 - 147 कितना आता है? काउंट करो, 16 में से 7 जाएगा तो 9, 2 में से 4 नहीं जाता है, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 89। 89 कहां पर है? यहाँ पर देखो 99 KR है, 89 94 90 क्या आ सकता है यहाँ पर? ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 89 वाला, 89 KR 36। समझ में आया? देखो 36 92 है यहाँ पर, तो 56 + 36 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 92 हो जाएगा। ये तो 30n मतलब ये 0 है न्यूट्रॉन में यहाँ पे एटॉमिक नंबर, क्योंकि न्यूट्रल कौन सा चार्ज है? न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता नहीं है, वो न्यूट्रल है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर नहीं है। तो इसमें क्या आता है भाई? 89 KR 36। समझ में आया सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा है? फॉर अ गिवन सब्सटेंस इफ द एनर्जी इक्विवेलेंट इज 9 × 10⁻13 जूल। क्या दिया हमें? एनर्जी 9 × 10⁻13 जूल। द मास ऑफ द सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज। क्या फाइंड करना है यहाँ पर हमें? मास। कौन सी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर? विच एनर्जी एंड मास के रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपको पता है? फटाफट चैट बॉक्स में भेजो तो देखता हूँ किसने दिया आंसर। अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया। क्या आता है आंसर? E = mc²। क्या फाइंड करना है हमें? मास। तो मास इज क्या आएगा? E/c²। E की वैल्यू है 9 × 10⁻13, C ऑलरेडी हमें पता ही है, 3 × 10⁸। फटाफट आंसर सॉल्व करो, कितना आ जाता है मास? जल्दी बोलो क्या आएगा आंसर? 31 क्वेश्चन में क्या आता है? ग्राम में अगर लिखेंगे तो 1 ग्राम, बराबर 1 ग्राम आंसर आता है। कैलकुलेट करो तो आंसर पता चलेगा। इसमें क्या करना है? सिंपल, 9 × 10⁻13, 3 × 10⁸, इंटू 3 × 10⁻8 दो बार करना है, 3 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या ऊपर 9 × 10⁻13 है, डिवाइड में 10⁻16 तो क्या आएगा? 10⁻³ मास क्या है? 10⁻³ आता है किलोग्राम। किलोग्राम है ये। अगर हमारे पास ऑप्शन किलोग्राम है लेकिन किलोग्राम में 10⁻³ वाला नहीं है तो उसका मैं ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 ग्राम आ जाएगा। 10⁻³ × 10⁻+3 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है। आंसर क्या आ जाएगा? 1 ग्राम। समझ में आया सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी आगे। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ। जल्दी से आंसर भेजो चैट बॉक्स में, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आएगा। अरे वाह, सबने भेज दिया आंसर, वेरी गुड, फटाफट। क्या बात है, क्या आंसर आता है इसमें? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन मतलब C612। कार्बन एटम जो है उसको ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन एटम जो है उसका 12th पार्ट, उसको ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, बराबर। अभी आपको उसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज 1 AMU नहीं तो 1 U इज इक्वल टू कितना केजी होता है? किलोग्राम में पूछते हैं तो 1.66 × 10⁻27। बट अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिया आपने एग्जाम में कि 1 ग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक AMU, ऐसा भी कभी कभी पूछ सकते हैं। ये तो इजी है, लेकिन अगर ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ दिया तो, चेंज करके पूछ दिया तो, टेक्स्ट बुक में है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक AMU, तो हम कैसे करेंगे उसको? तो पहले हमें क्या करना है? ये किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, इक्वल टू 1 U। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना U ऐसे लिख सकते? देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 1.66 × 10⁻27 × 10⁻³ ग्राम इक्वल टू 1 U। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना? तो क्या आएगा? 1 × 1/1.66 × 10⁻24, बराबर। इसमें अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 6.25 × 10⁻+23 माइनस नीचे है तो ऊपर जाएगा। तो समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। लुक हियर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हम पढ़ चुके हैं, कितने टाइप के होते हैं? फंडामेंटल सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। फंडामेंटल सेमीकंडक्टर में कौन कौन से आते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में क्या? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं उसके बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो यहाँ पर देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो कोई मिक्स नहीं किया, वो फंडामेंटल, तो वो तो आ नहीं सकता। क्या लिखा है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर, बराबर। इधर देखो ये दूसरा ऑप्शन में देखो जर्मेनियम लिख दिया तो वो भी कंपाउंड में नहीं आ सकता है, वो भी फंडामेंटल है। थर्ड ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर सिलिकॉन एक दिया है तो वो भी पेयर नहीं हो सकती है कंपाउंड की, बिकॉज दिस इज आल्सो फंडामेंटल सेमीकंडक्टर। बट हियर ओनली ऑप्शन डी इज पॉसिबल बिकॉज हियर टू पेयर व्हिच आर कंपाउंड सेमीकंडक्टर मींस गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सेलेनाइड। तो कौन सा ऑप्शन आ सकता है हमारे पास? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम
सेलेनाइड, वो क्या है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। समझ में आया? अरे वाह, कितने एमसीक्यू अभी तक हमारे हो चुके हैं? 33 एमसीक्यू हो चुके हैं। अभी किसी को भी कोई डाउट है तो फटाफट मुझे बोलो, आपको टाइम देता हूँ 2 मिनट। चलो जल्दी से फटाफट मुझे इसमें आंसर दो, चैट बॉक्स में भेजो, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कोई भी है तो अभी तक। सबको समझ में आ गया? अरे वाह, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? एनर्जी गैप ऑफ मेटल इज ब्लैंक एनर्जी गैप ऑफ इंसुलेटर। भैया एनर्जी गैप किसकी ज्यादा होती है? इंसुलेटर की ज्यादा होती है, ऑलवेज, सबको पता है। मेटल में कंडक्टर मतलब, मेटल मतलब क्या होता है? कंडक्टर। उसकी एनर्जी गैप क्या होती है? बहुत कम होती है। तो ऑप्शन क्या आ सकता है? सिंपल आंसर है, एनर्जी गैप ऑफ मेटल इज लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ इंसुलेटर। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? ऑप्शन सी। समझ में आया सबको? वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग अ कैपेसिटर अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स of a full wave rectifier. Already we know about two rectifiers, half wave rectifier and full wave rectifier. What is the use of rectifier? जल्दी से चैट बॉक्स में भेजो, मैं देखता हूँ किसको आता है। अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया रेक्टिफायर का यूज क्या होता है? एसी में से डीसी में कन्वर्ट करने का। वेरी गुड। लेकिन लुक हियर, पर्पस ऑफ कनेक्टिंग कैपेसिटर, रेक्टिफायर में हम कैपेसिटर तो कनेक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सर्किट कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो कैसा मिलता था? ऐसा मिलता था। सबको पता है। तो क्या इसको हम डीसी वोल्टेज पूरा वोल्टेज बोल सकते हैं? क्योंकि रेक्टिफायर का यूज किसके लिए होता है? एसी में से डीसी में कन्वर्ट करना है। तो डीसी करंट तो कैसा होता है? ऑलवेज ऐसा होगा। तो यहाँ पर तो डीसी मिल नहीं रहा हमें पूरा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा डीसी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सर्किट में कैपेसिटर को ज्वाइंट करते हैं, बराबर। तो हमें किसके लिए कहीं ज्वाइंट किया कन्वर्ट कैपेसिटर को? प्योर मुझे कौन सा करंट चाहिए? डीसी आउटपुट। तो ऑप्शन में देखो कहां पर है? डीसी, पूरा डीसी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, टू फिल्टर आउट द एसी रिपल एंड गिव अ प्योर डीसी वोल्टेज। प्योर डीसी वोल्टेज हमें चाहिए, उसी लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ऑप्शन डी। समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 36? देखो यहाँ पर, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन, बिकॉज कब डिफ्यूजन होता है? ऑलवेज डिफ्यूजन होता है हायर टू लोअर। यहाँ पर पी डिफ्यूजन कहां पे होता है? होल पी रीजन से एन रीजन की तरफ जा रहा है, तो क्या ज्यादा होगा? होल ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। तो ऑप्शन में देखो कहां पर है ऐसा? होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन, तभी तो होगा डिफ्यूजन प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन में आंसर क्या आ सकता है इसमें? ऑप्शन सी, होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन। समझ में आया सबको? वेरी गुड। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया ट्विस्ट करके कि होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन की जगह इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, तो क्या लिख सकते हैं हम? तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए? होल कॉन्सेंट्रेशन की जगह इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। पी की जगह एन आएगा, एन की जगह पी आ जाएगा, बराबर। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं, बराबर, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10 raised to minus 7 coulomb. Q is equal to क्या है? 3.2 into 10 raised to minus 7 coulomb. Estimate the number of electron transferred from wool to polythene piece. क्या फाइंड करना है मुझे? n। चलो फटाफट आप सॉल्व करो, मैं फॉर्मूला इधर लिख रहा हूँ। What we have to find here? n formula, n equal to q by q is given. E we also know very well. E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19. Find the answer. जल्दी से चैट बॉक्स में भेजो, आंसर क्या आता है इसका? n इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या आता है आंसर? जल्दी से बोलो, सुपर फास्ट। ऑप्शन आता है सी, 2 into 10 raised to 12। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर भेजा। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ रहे हो। वेरी नाइस, गुड। चलो आगे बढ़ो, अभी हम क्वेश्चन नंबर 38। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल एट डिस्टेंस आर। कहां पर लिखा है? यहाँ पर देखो प्रॉपर्ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन पर बिकॉज ऑफ डाइपोल। तो फॉर्मूला क्या आती है? डाइपोल की वजह से जो होता है वो kp by r क्यूब, बराबर। और क्या लिखा है यहाँ पर? और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सिस पर क्या होता है? ये सपोज इक्वेटर पर है, ये एक्सिस पर है, एक्सिस पर क्या आता है? 2 kp by r क्यूब, बराबर। तो ऑप्शन क्या आएगा? अभी हमें क्या करना है? दोनों का रेशियो फाइंड करना है। रेशियो में क्या आएगा? ये kp स्क्वायर, देखो जैसे हम लिख देते हैं e by a, तो क्या आंसर आएगा? kp by r क्यूब, 2 kp by r क्यूब, kp by r क्यूब, kp by r क्यूब कैंसल। आंसर क्या आएगा? 1:2। ऑप्शन इज बी। व्हाट इज आवर आंसर हियर? 1:2। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस टू इक्वेटर, ऐसा पूछेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा? 2:1। अगर एक्सिस टू इक्वेटर पूछा है, एक्सिस टू इक्वेटर, तो आंसर क्या आएगा? 2:1। लेकिन इक्वेटर टू एक्सिस पूछा है तो क्या आएगा? 1:2।
2 बराबर ध्यान से देखना, अगर ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं तो सपोज एक्सिस वाला पहले लिख दिया, इक्वेटर बाद में लिखा, तो हमें क्या लिखना आंसर 2:1, लेकिन इक्वेटर एंड एक्सिस लिखा है तो लिखना हमें 1:2। समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा अभी? क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। वो ये है, फटाफट बोलो, चलो चैट बॉक्स में भेजो आंसर इसका। सबको पता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सबको आता ही है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन। चलो एक हिंट दे देता हूं। अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा आंसर। क्या आता है इसका? पता है सबको? क्या फॉर्मूला है? E is equal to 2k lambda by r। तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर? C। समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ रहे हम, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं अभी। देखो फास्ट, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? कौन सा क्वेश्चन है? 4 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्ज है। कहां पर है? प्लेस रिस्पेक्टिव एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD। तो हमें क्या करना है? एक स्क्वायर बना देना है, यहाँ पर 4 पॉइंट लिखना है हमें ABCD बराबर। ए पर कौन सा चार्ज है? 5 माइक्रोकूलम। बी पर कौन सा चार्ज है? -2 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। तो क्या होगा यहाँ पर? डिस्टेंस भी दिया है 5 सेंटीमीटर, सबका स्क्वायर में डिस्टेंस सेम होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज -1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? सेंटर पर हमें फाइंड करना है। ऑलरेडी वी स्टडी अबाउट दिस क्वेश्चन इन टेक्स्ट बुक। क्या आता है यहाँ पर? सेंटर पर से अगर हम फाइंड करेंगे, ये भी 5 माइक्रोकूलम, ये भी 5 माइक्रोकूलम, चारों का अगर हम एडिशन करेंगे टोटल, सेंटर पर फाइंड करना है कभी भी, तो फोर्स की वैल्यू क्या आती है? 0 न्यूटन। क्या आएगा आंसर इसमें? 0। क्यों? अगर ये डायरेक्शन में जाएगा फोर्स, तो यहाँ पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो क्या होगा? दोनों का एडिशन करेंगे तो फिर में फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है सबको? चलो जिसको समझ में आ गया चैट बॉक्स में भेजो, फायर की इमोजी में देखता हूँ किसको जल्दी समझ में आ गया है। अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सबको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 41, when an electric dipole having dipole moment P is placed in a uniform electric field E at an angle of theta, the torque acting on it is given by, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है इसमें। चैट बॉक्स में भेजो, 2 सेकंड में सबके आंसर आ जाने चाहिए। अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट भेज रहे हैं, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, और क्वेश्चन और आंसर भेजो। अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है। क्या आंसर आता है इसका? टॉर्क टाउ की फॉर्मूला क्या है? P क्रॉस E, P sin थीटा। वेरी गुड, राइट आंसर इज ऑप्शन C। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। Look here, question number 42. It is also in our textbook. Example: figure A and B show field lines of a positive and negative charge respectively. The sign of potential difference VQ minus VP and VA minus VB respectively are blank and blank. बराबर। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसकी फॉर्मूला क्या है? KQ by R मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर देखो पॉइंट Q एंड पॉइंट P, यहाँ से डिस्टेंस देखो, पॉइंट Q का डिस्टेंस पॉइंट P से कैसा है? जो कम है तो पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा। तो VQ इज ग्रेटर देन VP हियर। अगर VQ ग्रेटर देन VP है तो VQ माइनस VP क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया? 0 से ज्यादा वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव। तो VQ माइनस VP जो ऑप्शन है यहाँ पर पूछा है हमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका आंसर तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। तो अभी हमारे पास क्या है? ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया C and D बिकॉज हियर इट इज नेगेटिव बट आंसर इज पॉजिटिव। सो वी हैव टू चूज फ्रॉम ऑप्शन A and B। नाउ व्हाट अनदर क्वेश्चन, VA minus VB। लुक हियर, दिस इज नेगेटिव चार्ज, VA minus VB बराबर। तो VA minus VB क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? VA minus VB की वैल्यू क्या होनी चाहिए? VB की वैल्यू ज्यादा है और VA की वैल्यू कम है यहाँ पर। क्यों VB की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर? बिकॉज हियर इट इज नेगेटिव चार्ज, इसलिए VB की वैल्यू ज्यादा है, VA की वैल्यू कम है। तो क्या आएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनसाइड द चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड, बाहर की तरफ जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या VB ग्रेटर देन VA है, तो क्या होगा यहाँ पर? तो VB माइनस VA ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन VA माइनस VB में लिखता हूं तो क्या आएगा? लेस देन 0। और लेस देन 0 मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी। आंसर इज बी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा है इसमें? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। क्या पूछा है यहाँ पर? डायमेंशनल फॉर्मूला। किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी अगर आपको पता है तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी डेंसिटी क्या सिंबल कौन सा हम यूज कर चुके हैं, कल भी एक क्वेश्चन आया था वहां पर, फिर से हम देखते हैं। देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इसके लिए एनर्जी डेंसिटी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू सिंबल लिख रहा हूँ। एनर्जी डेंसिटी मतलब, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट हियर कौन सी डेंसिटी है? वो मास डेंसिटी, तो मास अपन वॉल्यूम। यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है तो क्या आएगा? एनर्जी अपन वॉल्यूम। एनर्जी
अपन वॉल्यूम। एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला कौन सी है, m1 L2 T - 2, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। एंड वॉल्यूम की डायमेंशनल फार्मूला क्या है, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब 10⁻3। तो इसमें आंसर क्या आ सकता है, m1 L - 1 T - 2। ऑप्शन है यहाँ पर देखो, m1 L - 1 T - 2 A0, ऑप्शन इज बी। समझ में आया सबको? बहुत अच्छा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर इधर आपको एग्जाम में u = ½ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर की जगह सपोज b²/2 म्यू नॉट दिया है, तो अभी हमें क्या करना है, वो तो एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी कोई भी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दोनों की डायमेंशनल फार्मूला क्या आती है, इक्वल आती है, सेम आती है। तो कितना आएगा आंसर, दोनों के लिए सेम आएगा, m1 L - 1 T - 2। समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अभी क्वेश्चन नंबर 44। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिव वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज R। रेजिस्टेंस क्या दिया हमें, R1 = R, बराबर। व्हेन दिस वायर इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली टू डबल इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो क्या होगा, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, नया जो रेजिस्टेंस मिलेगा हमें वो कितना होगा। तो क्या आएगा इसमें, देखो यहाँ पर R1 क्या होता है n²R, अगर डबल कर देता हूं मैं तो 2n हो जाएगा, 2n मतलब 4R, R' इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 4R। ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन डी 4R। समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं अभी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 45। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, बराबर। सबको पता है, कल भी आ गया था एक एमसीक्यू ऐसा ही सेम, वो नेक्स्ट जो लास्ट पेपर था उसमें। टू द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का रेशियो। तो रेशियो ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, सपोज इसकी वैल्यू -3 है, इसकी +5 है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा ऑलवेज। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कहां पर है, डिक्रीजेस, तो रेशियो क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीजेस। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा कि रेशियो ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर टू सेमीकंडक्टर, तो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि उधर भी नेगेटिव ही है रेजिस्टर। समझ में आया, दोनों में आंसर क्या आएगा, ऑलवेज डिक्रीजेस। समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 46 देखो। व्हाट इज अवर क्वेश्चन, यस हियर इट इज। Which one of the following formula is not correct for drift velocity? drift velocity के लिए कौन सी फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, वो लिखनी है। तो म्यू इक्वल टू वीडी बाई, वो तो हमें ऑलरेडी पता है, मोबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, वीडी बाई ई, तो वीडी इक्वल टू म्यू ई तो हो सकता है, फर्स्ट टाइम से फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। सेकंड आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई वीडी, वो भी हमें पता ही है पहले से, इस पर सब वीडी इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा, आई बाई एन ई आएगा, तो ये भी हमें पता है ऑलरेडी, ये भी राइट है। और दूसरी एक फॉर्मूला ये भी पता है, वीडी इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, तो ये ई बाई एम इंटू टाउ, ये भी राइट है। तो कौन सी रॉन्ग हो सकती है, एक ही बच गई अभी तो हमारे पास, ऑप्शन क्या आएगा इसमें, डी, ये जो है वो इनकरेक्ट है। समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो इधर तक हो गया 46। जिसको भी डाउट है जल्दी से बोलो फटाफट, अभी हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है पेपर। सबको समझ में आया? अरे वाह शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 47, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, ये जो डायग्राम है उसमें 5 ओम रेजिस्टर है, उसमें से कितना करंट पास होता है वो हमें फाइंड करना। देखो ये जो हमें दिखता है, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई डिस्टर्बिंग कंडीशन है R1/R2 = R3/R4, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी सपोज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बीच में से जो रेजिस्टेंस है उसमें से जो करंट जाता है वो कितना होगा, 0। तो हम चेक कर रहे हैं एक बार, बराबर। तो 2/4 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। 6/12 करो तो भी क्या आएगा, 1/2। तो रेशियो क्या है यहाँ पर, R1/R2 और R3/R4 दोनों इक्वल आ गए। अगर दोनों इक्वल है तो ये कौन सी सर्किट होगी, व्हिटस्टोन ब्रिज। और व्हिटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन कौन सी है, अगर दोनों इक्वल होगा तो गैलोमीटर में से कोई करंट पास होता नहीं है, मतलब ये गैलोमीटर का होगा रेजिस्टेंस, तो उसमें से करंट क्या होगा, 5 ओम है तो उसमें से करंट कोई करंट पास होगा नहीं। तो इसमें आंसर क्या आ सकता है, 0 एम्पियर। सबको समझ में आया? वेरी गुड, जल्दी से बोलो आंसर सबको समझ में आ गया है, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। When the number of turns in a galvanometer is double, its voltage sensitivity है, voltage sensitivity की फॉर्मूला कौन सी है, NAB/RK, बराबर। अभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछे प्रॉपर्ली देखो, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करना है, मतलब N1 = N है, N2 = क्या करना है, 2N। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स डबल करते हैं तो इधर तो रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर V1 = यहाँ पर हमारे पास है NAB/RK, तो V2 = क्या आएगा हमारे पास, NAB डबल कर दिया 2N, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। 2 में कैंसिल कर देता हूं तो आंसर क्या आएगा, NAB/RK। तो V1 और V2 तो सेम ही आ गया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज होगा नहीं। तो आंसर क्या आ सकता है यहाँ पर, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज हियर इन दिस फॉर्मूला वी हैव रेजिस्टेंस। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज चेंज
resistance also changes. Therefore, here voltage sensitivity always remains constant. समझ में आया सबको? Very good. So next question देखते हैं. अभी हम next कौन सा question है? Dimensional formula of magnetic moment. What is formula of magnetic moment? Magnetic moment M is equal to I into A. Unit of current is ampere and area is meter square. बराबर? तो area के लिए क्या लिख सकते हैं हम? Sorry, current के लिए क्या लिख सकते हैं हम? A1. लेंथ के लिए क्या लिख सकते हैं L2. बाकी तो सब जीरो है. M0, L2, T0 ऑप्शन है. यहाँ पर देखो L2 A1 हमें देखना है. कहाँ पर है L2 A1? ये रहा देखो M0, L2, T0 A1. तो कौन सा आंसर आएगा हमारे पास इधर 49 क्वेश्चन में? C. समझ में आया सबको? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन अभी हमारा. देखो क्या है? सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न्स पर मीटर. पर मीटर मतलब क्या दिया हमें? नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर. तो उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल n. वो क्या है? 1000 टर्न्स पर मीटर. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 6.28 into 10⁻³ टेस्ला. Then what we have to find here? Current. Which formula we can use? Magnetic field of solenoid is B equal to mu naught n into I. बराबर क्या फाइंड करना है हमें? I. तो I equal to B by mu naught n. B equal to क्या है? 6.28 into 10⁻³ mu naught की वैल्यू क्या होती है? 4 pi into 10⁻7 into नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1000. बराबर. तो क्या आएगा आंसर इसका? 6.28 into 10⁻³ 4 into 3.14 into 10⁻7 into 1000. तो क्या आएगा? 3.14 into 2 करेंगे तो 6.28 होगा. 2/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा? 10⁻³ और ये भी -3 ऊपर जाएगा. ये +7 डिवाइड 2. तो क्या आ जाएगा? -3 -3 -6 +7 1. तो 10/2. 10/2 आंसर क्या होता है? 5. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 एम्पियर. सबको समझ में आया इसका आंसर कैसे आ गया? 5. ओके वेरी गुड. सबको समझ में आ गया 50 MCQ. चलो अभी मैं आपको 2 मिनट देता हूँ. कोई भी MCQ में अगर कुछ भी डाउट है फटाफट चैट बॉक्स में भेजो. अभी हम सॉल्व करके मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. जल्दी से आप भेजो चैट बॉक्स में. 2 मिनट देता हूँ आपको. अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया सब MCQ. वेरी गुड. सबको समझ में आ गया. चलो तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम. अभी हम कौन सा पेपर करेंगे? थर्ड पेपर. कौन सा पेपर हम करने वाले? थर्ड पेपर. वेरी गुड. वेरी वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो. वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.